Hello, good evening, namaskar, sat shri akal, assalamu alaikum everybody. Big day news wise. Nitish Kumar has resigned, as you know. Not very surprising because anybody who was watching Bihar politics was kind of aware that this will happen. हमें ये लग रहा था कि सितंबर तक होते होते ही विल रिज़ाइन एंड ही विल देन जॉइन हैंड्स विद द बीजेपी, बट पहले हो गया वो। तो सारा कुछ बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था। सो यू हर्ड नीतीश कुमार ने आकर के आज शाम में वो गए, कल जो गवर्नर है उनके पास गए और उसके बाद वहीं पे लग गया था कि समथिंग मेजर इज़ गोना हैपन। जाकर के फिर उन्होंने रिज़ाइन किया वहाँ पे और आकर के मीडिया वालों से बात की और बिल्कुल जो उनका इशू था कि जो करप्शन चार्जेस लगे हैं आरजेडी के लीडर्स के ख़िलाफ़, पर्टिकुलरली जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के बेटे हैं, उनके ख़िलाफ़, तो ऐसे माहौल में वो कह रहे थे कि उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो राहुल गांधी से भी मिले बिकॉज कांग्रेस अलायंस पार्टनर है बिहार में, तो राहुल गांधी ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया। तो उनके लिए चूँकि उनकी इमेज है एक अकॉर्डिंग टू हिम कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे वक्त में काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ पे एक चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि 2000 लेट्स कास्ट आवर माइंड बैक टू 2015। याद कीजिए कि 2015 में क्या हुआ था। 2015 में इलेक्शंस हुआ था। कांग्रेस पार्टी, जेडीयू और आरजेडी ने तीनों ने मिलकर के महागठबंधन बनाया था, ग्रैंड अलायंस बनाया था। इन्होंने इलेक्शन लड़े थे और इनको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आई थी, जिसमें जेडीयू को 71 सीट्स आई थी। 243 की असेंबली है, जेडीयू को 71 सीट्स आई थी, आरजेडी को 80 सीट्स आई थी और कांग्रेस को जो 40 सीट्स पे लड़ी थी उसमें से 27 सीट्स आई थी। तो अब जो है यहाँ पे अब ये रिज़ाइन इन्होंने तो कर दिया है। तो जहाँ तक अगर करप्शन का इशू है तो आई डोंट थिंक कि एनीबडी वुड हैव एनी इशू। अगर करप्शन को इशू बना करके अगर आपने मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के रिज़ाइन किया है देन आपको सबका सपोर्ट मिलेगा और मैं भी सपोर्ट करता हूँ बिकॉज करप्शन पे आप कोई दूसरी राय रख ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो करप्शन का नहीं है, मैं आपको बता दूं वो करप्शन का नहीं है और मैं आपको डिटेल में इसमें बताऊंगा। ये एक बहुत ही सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत ये सारा काम हुआ है। देखिए, सीबीआई जब से ये मोदी सरकार आई है, सीबीआई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है। आप देखें सीबीआई बंगाल में बहुत एक्टिव है, आप देखें बिहार में सीबीआई बहुत एक्टिव है, आप देखें दिल्ली में सीबीआई पिछले 2 साल में बहुत एक्टिव रही है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि ये तीनों जगहों पे वो 3 स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था? सीबीआई एक्टिव कहां नहीं है? महाराष्ट्र में सीबीआई एक्टिव नहीं है जहां पे वो चिकी स्कैम हुआ था पंकजा मुंडे को लेकर के। सीबीआई मध्य प्रदेश में एक्टिव नहीं है जहां पे व्यापम स्कैम हुआ था और आज भी व्यापम स्कैम में एक और की शख्स की मौत हो गई है और व्यापम स्कैम में अब तक 60 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है और ये वो 60 ऐसे लोग हैं जिनका किसी न किसी तरीके से व्यापम स्कैम से इनका ताल्लुक था। इतनी बड़ी, उसमें एक रिपोर्टर की भी मौत हो गई थी। वो ऐसा रिपोर्टर था आज तक का जिसको मैंने हायर किया था, वो उस रिपोर्टर की भी मौत हो गई वहाँ पे। सीबीआई छत्तीसगढ़ में एक्टिव नहीं है, छत्तीसगढ़ में जहाँ पे पीडीएस स्कैम हुआ था जो आपको याद होगा बहुत बड़ा। और कल ही हमने सीबीआई छत्तीसगढ़ के हवाले से एक स्टोरी की थी कि छत्तीसगढ़ में जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर अग्रवाल, उनकी वाइफ ने किस तरह से फॉरेस्ट लैंड को औने पौने दाम में लेकर के और वहाँ पे एक रिजॉर्ट बना रही हैं। इस पे सीबीआई एक्टिव नहीं होगी। करप्शन का इशू बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एंड आई थिंक एवरीबडी विल सपोर्ट यू। लेकिन जब आप मतलब कुछ और होता है तो वहाँ पे फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप देखें कि ये चीज़ें उसी दिन साफ हो गई थी जिस दिन रामनाथ कोविंद के नाम का अनाउंस हुआ था। वो बिहार के गवर्नर थे। होना तो ये चाहिए था कि जो अपोजिशन के जो यूनाइटेड कैंडिडेट थी मीरा कुमार, उनको जेडीयू को सपोर्ट करना चाहिए था। जेडीयू ने उनको सपोर्ट नहीं किया और बहुत ही आनन फानन में आकर के उन्होंने कहा कि वी आर सपोर्टिंग रामनाथ कोविंद। तो उसी दिन ये बात जाहिर हो गई थी कि ये मामला बहुत ही कुछ ही दिन का मामला है कि ये गठबंधन टूट जाएगा। अब देखें ये स्क्रिप्ट मैं क्यों कहता हूँ, ये बहुत ही सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत सारा काम हो रहा है। आप देखें कि 2-3 चैनल जो गवर्नमेंट के माउथ पीसेस हो गए हैं, चाहे वो रिपब्लिक हो चाहे वो टाइम्स नाउ हो, क्या ये इत्तेफाक है कि यही 2 चैनल्स हैं
जिनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बिहार में है, जिनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उन तमाम स्टेट्स के करप्शन पे है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है। ये सारे चैनल्स जो हैं, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे वो रिपब्लिक हो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इनको चिकी स्कैम का नज़र नहीं आता है, इनको व्यापम स्कैम का नज़र नहीं आता है, इनको जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और सारे लोग जो करोड़ों, सैकड़ों, हज़ारों करोड़ों लोग को डिफ़ॉल्ट करके वो फॉरेन चले गए हैं, उस पर इनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की नहीं सूझती है, इनको छत्तीसगढ़ के करप्शन की नहीं सूझती है। होना तो ये चाहिए था कि जर्नलिज्म का तकाजा यह है कि यू होल्ड पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल ह्यू, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उनको आप अकाउंटेबल बनाते हैं। अब एक नया जर्नलिज्म हमें देखने में आया है कि अब जो जर्नलिज्म होता है वो अपोजिशन को निशाने बनाता है, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, कि अपोजिशन को निशाने बनाता है। चलिए अपोजिशन तक तो बात ठीक है, अब वो जनता को निशाने बनाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारी बाउंड्री, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है और कश्मीर जल रहा है और बॉर्डर बहुत ही इनसिक्योर्ड हो गया है, तो वहाँ पे बजाय इसके कि आप सरकार को कटघरे में लाएं और कहें कि आपने 2014 में क्या वादा किया था, बजाय उसको वो कहने के, इनकी जो डिबेट की लाइन और खबरों की लाइन ये शुरू होती है कि कहाँ है वो लिबरल, कहाँ है वो लिबरल। यानी कि इनका जो है, अब ये बजाय इसके कि जनता की आवाज़ बनने के, ये जनता को कटघरे में लाते हैं, बजाय इसके कि ये सरकार को कटघरे में लाने के, कि उनको उनके वादे याद दिलाने के कि इन्होंने क्या वादे किए थे, ये जनता को कटघरे में लाते हैं, अपोजिशन को कटघरे में लाते हैं। तो ये देखिए कि जब से ये बिहार वाला शोषा शुरू हुआ है, ये रिपब्लिक चैनल ने शुरू किया, टाइम्स नाउ ने उसको पिक किया, यही दो चैनल रोजाना इसके पीछे लगे रहें। और अच्छी बात है, करप्शन को हाईलाइट होना चाहिए। मेरा ये कहना यह है कि अगर करप्शन, अगर आप चेरी पिक करते हैं और अपोजिशन स्टेट्स को अगर आप टारगेट करते हैं, तो फिर आपके इंटेंशन पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप करप्शन के खिलाफ हैं तो उन चैनल के साथ भी मैं खड़ा रहूंगा और बीजेपी के साथ खड़ा रहूंगा, अगर ये करप्शन को यूनिफॉर्मली, कंसिस्टेंटली हर स्टेट में करप्शन को डील करे। बिकॉज करप्शन का सपोर्ट कौन करेगा? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप दो राय नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, करप्शन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, आप कैसे इस पे कोई दो राय कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पे वो मुद्दा है नहीं। मुद्दा क्या है कि आपको या तो आप इलेक्शन से स्टेट्स को कब्जे में कर लें, या इलेक्शन अगर आप नहीं जीत पाए तो सीबीआई को लगा करके जो आपने गोवा में किया कि जा करके बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ दिस इज वेरी वेरी डेंजरस साइन। जब आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा ये होता है कि वी विल हैव टू इंश्योर कांग्रेस मुक्त भारत एट एनी कॉस्ट, चाहे हम इलेक्शन से जीत जाएं या फिर चाहे इलेक्शन अगर हारने के बावजूद भी हम जाकर के डिफरेंट इंजीनियरिंग, डिफरेंट स्प्लिट्स करके हम वहां पे सरकार बनाएं। तो यही हो रहा है यहाँ पे। नाउ इन दैट केस इट इज, यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। अब यह है कि नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा 2 साल पहले ये मोदी और इनके बीच में किस हद तक नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी कि वो डीएनए को, इन्होंने, मोदी ने इनके डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, तो इन्होंने हजारों लोगों के डीएनए टेस्ट करके और पूरे इलेक्शन में डीएनए को इश्यू बनाया। लेकिन आज वही, जब ये नीतीश कुमार जब इस्तीफा देते हैं तो सबसे पहला कांग्रेचुलेटरी मैसेज किसका आता है? मोदी जी का आता है। मोदी जी क्या लिखते हैं कि बधाई हो करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए, आपको 125 करोड़ के लोगों का समर्थन भी है और वो आपका स्वागत भी करते हैं। तो फिर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत ये किया गया है। यहाँ पे जो अब बात होती है कि आइंदा क्या होगा, आज उन्होंने बहुत ही खुलकर ये इशारा दे दिया है कि उनको बीजेपी से आज कोई परहेज नहीं है। 2 साल पहले तक ये सेक्युलरिज्म की दुहाई देते थे, आज सेक्युलरिज्म इनके लिए इशू नहीं है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार के लिए तो सेक्युलरिज्म कभी इशू नहीं रहा, इसके पहले भी वो बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट लीडर बनकर के सामने आए हैं।
दोबारा से सामने आए हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आप देखिएगा कि ये बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे, सरकार बन जाएगी। चूँकि जो आप असेंबली के अगर नंबर्स अगर आप देखें कि बीजेपी के पास है टोटल जो अलायंस बीजेपी के साथ थी, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी या फिर माझी की पार्टी, इन सबको मिला करके इन्होंने 6 सीट जीती थी, बीजेपी को 51 सीट्स था। तो आई थिंक के 57 सीट्स इनका हो जाता है, 71 सीट्स इनके पास अपनी है जेडीयू के। दोनों को मिला लीजिए तो जो मैजिक आंकड़ा है, इनको 122 सीट चाहिए बिहार में, वो हो जाता है। कांग्रेस के पास है 27 सीट्स, आरजेडी के पास है 80 सीट्स। ये दोनों मिला भी लें तो ये 107 सीट्स आता है, जो 122 से बहुत कम है। तो सरकार बनने में तो कोई दुश्वारी नज़र नहीं आ रही है। जहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्दा यह है कि आप इस चीज़ को लोगों को भ्रमित ना करें, लोगों को मिसलीड ना करें। आप ये कहें कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया है, ये कहना कहाँ गलत है कि अंतरात्मा की हमने आवाज़ सुनी है। अगर आपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी होती और अगर वाकई अगर आप करप्शन के मुद्दे पे आपका स्टैंड बहुत स्ट्रांग था, तो आप इतने दिन तक चुप क्यों रहे? आपको तेजस्वी यादव को आपको अरेस्ट करवा लेना चाहिए था, और अरेस्ट आप करवाते, जेल भिजवाते, वैसे ही वो समर्थन आपसे वापस ले लेते, आप हीरो बन जाते, फिर मेरे जैसे लोगों का भी आपको सपोर्ट मिल रहा होता। लेकिन तब तक तो आप खामोश रहें, आप बंद कमरों में उनके साथ मीटिंग करते रहें, आप ये फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली आते रहें, सब कुछ करते रहें, और आज अचानक आपको अंतरात्मा की आवाज़ याद आ रही है। तो ये जो है ये सरासर मेरे ख्याल में एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और एज समबडी हु कम्स फ्रॉम बिहार, मुझे ये मैं इतना जानता हूँ कि ये जो है कहीं ना कहीं मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जो कहते हैं ना, वो यहाँ पे हो रहा है। और ये चीज़ें बहुत जल्दी मंजर आम पे सामने आ जाएंगी जब ये सरकार बनने की फॉर्मेशन हो जाएंगी। देखिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वहाँ वो रिज़ाइन करते हैं, रिज़ाइन करने के बाद वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ वो हाथ मिला भी सकते हैं अगर वो बिहार का इंटरेस्ट अगर को एड्रेस करने में उनका साथ दे, और फ़ौरन यहाँ पे बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग शुरू हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे अटेंड करने जाते हैं। तो ये सब बहुत ही स्क्रिप्टेड, और बहुत अब जो स्क्रिप्ट है, इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट अब तैयार हो रही है कि जिसको भी आपको बदनाम करना है, आप उसके पीछे अपने जो सो कॉल जो पेट मीडिया चैनल्स हैं उसको लगा दें। लगाने के बाद सबसे पहले आप अपने जो फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो CBI है या फिर ED है, इनको लगा करके एक इशू बनाएं। उस इशू को आप इतना उछालें अपने पेड चैनल्स के जरिए कि बाद में उनके लिए एम्बैरेसमेंट पैदा हो जाए। एम्बैरेसमेंट पैदा हो तो फिर वो होगा कि आप ऐसे तो नहीं जीत पाए, तो दो ही सूरत हो सकती है कि या तो आप सरकार को वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल डाल दें, या फिर अगर आपके लाइक माइंडेड अगर लोग हैं वहाँ पे नीतीश कुमार के जैसे, तो वो सरकार वैसे भी गिर जाएगी। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो रही है। नाउ एज अ सिटीजन पीपल हैव टू डिसाइड कि ये क्या दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट इंडिया हैज टू adopt going forward, but that's what is happening. So anyway, so I thought I'll come forward. A lot of people had asked me what my thoughts are on this issue, so I thought I'll come forward and give my sort of assessment on that. But anyway, so let me see if you guys have asked any questions, then I'll answer. Otherwise I'll take a leave from you guys. आप बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप लोग बताइए। जैसे यहाँ पे अनिल कुमार कह रहे हैं सब कुछ पहले से फिक्स था। ऑफ कोर्स मुझे भी यही लग रहा है अनिल जी कि सब कुछ पहले से फिक्स था। मोहम्मद जलालुद्दीन कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। ओके, सो ओके, थैंक यू वेरी मच। ये जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेट मी जस्ट सी। शशि जोशी कह रहे हैं 110% राइट। थैंक यू वेरी मच शशि जी। अनफॉर्चुनेटली आज जो है ना, जो कमेंट मिस हो रहा है उस कमेंट को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बलदेव बेहरा जी कह रहे हैं कि फिक्स मैच है। थैंक यू जी। दिव्या जी कह रही हैं कि शी इज़ अग्रीइंग विथ मी। दिव्या मेवार कह रही हैं कि आप सही हैं। सही, थैंक यू वेरी मच। अमित यादव कह रहे हैं सर व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बिहार। अमित जी, मुझे ये लगता है कि अब इट्स ओनली फॉर्मेलिटी के जो आइंदा बहुत जल्द JDU और BJP जो है गवर्नमेंट के लिए क्लेम कर देगी और सरकार उनकी बहुत आसानी से बन जाएगी। और फिर ये होगा कि वो बिहार में JDU के जो लीडर हैं नीतीश कुमार, वो जाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये बिहार के लिए अच्छा है। चूँकि आपको याद होगा कि मोदी ने 2015 के इलेक्शन में जो बोली लगाई थी बिहार की कि 75,000 करोड़ 1 लाख करोड़, वो उन्होंने अब तक रिलीज़ नहीं किया था। अब चूँकि ये सरकार बन गई है तो वो रिलीज़ भी हो जाएगा। तो नीतीश कुमार के लिए एक होगा कि ये देखिए
हमने तो जो फैसला किया था वो बिहार के हक में था, तो वो वहाँ पे जा करके सेकुलरिज्म इशू नहीं है वहाँ पे। और देखिए कि सेकुलरिज्म का इशू तो वैसे भी यूपी में भी काम नहीं आया, तो दे हैव रियलाइज, नीतीश कुमार ने रियलाइज कर लिया। देखिए नीतीश कुमार को मोदी से परहेज उस वक्त तक था जब तक वो उनको ये लग रहा था कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मेरी उनसे 4 साल पहले बात हुई थी जब मैं आज तक का मैनेजिंग एडिटर था। मैं उनसे 1.5 घंटे में उनके घर पे मुलाकात हुई थी। मुझे जो ये सेंस मिला कि ये मोदी के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि ये भी कई टर्म के चीफ मिनिस्टर हैं और सक्सेसफुल इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ के ये बहुत ही आसानी से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं। अब इनको ये लग रहा है कि मोदी का ग्राफ बहुत ही ऊपर जा रहा है और अपोजिशन के नाम पे कुछ बचा नहीं है, एंड ही इज़ राइट कि अपोजिशन के नाम पे तो बिल्कुल ही ज़ीरो है। राहुल गांधी हैज़ बीन अ डिज़ास्टर, आई हैव टोल्ड इट, आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन। तो अब जो पार्टी जो सारे अपोजिशन पार्टीज़ को एक साथ ला सकती थी वो खुद ही श्योर नहीं है कि उसका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। आई विल बी सरप्राइज्ड कि अगर जिस तरह से जिस डायरेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी जा रही है कि 2019 में ये 44 सीट्स भी ला पाएगी, चूँकि ये बहुत ही किसी दूसरे ही डायरेक्शन में है, किसी दूसरी ही प्लैनेट से भी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और बाकी छोटी मोटी पार्टीज़ ये हैं कि वो किस हद तक एक फॉर्मिडेबल अलायंस बना पाएंगी विदाउट कांग्रेस के, ये भी अनसर्टेन है। तो वो नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि ऐसी सूरत में हम तो प्राइम मिनिस्टर बनने से रहे, तो बेहतर यह है कि ऐसी अपनी कुर्सी यहाँ पे मजबूत कर लो जो लॉन्ग टर्म में कम से कम हम बिहार के चीफ मिनिस्टर और एक बगैर किसी दाग के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हम बने रहें। तो मेरे ख्याल में यही हो रहा है। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। नहीं, अमित यादव कह रहे हैं कि क्या बिहार में नए इलेक्शंस होंगे? आई डोंट थिंक सो। चूँकि आज आपने सुशील मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा उनकी, तो उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस नहीं होगा। देखिए, अगर 2 चीज़ें हैं, मेरा असेसमेंट उस वक्त गलत हो जाएगा अगर ये फ्रेश इलेक्शंस की अगर बात कर ले और ये बीजेपी से हाथ ना मिलाए नीतीश कुमार, आई विल बी द फर्स्ट वन टू से सॉरी, मेरा असेसमेंट गलत था। इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने जा रहा, आप लिख लीजिए। कोई भी अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता है। 2 साल पहले इलेक्शन, इतने करोड़ों रुपया खर्च करके आपने इलेक्शन जीता, आपने इतने बड़े बड़े सुरमाओं को, प्रशांत कुमार जैसे लोगों को, प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आपने हायर किया था। वो इन्वेस्टमेंट इतने ऐसा थोड़ी ना था कि आप 2 साल में फिर से जाकर के करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, तो ये कोई नहीं करना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, ना प्रेसिडेंट रूल होगा। ये जाकर के बहुत जल्दी दोनों हाथ मिलाएंगे, एक ऐसी बहुत ही सेक्सी नैरेटिव ये लेकर के आएंगे जो लोगों को, बिहारियों को जो नाराज़ होंगे उनको मनाने के लिए बहुत ही असरदार होगा। तो मेरे ख्याल में ये होने जा रहा है। दयाराम रबारी कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नहीं, समझ नहीं आने की तो कोई बात ही नहीं है। विशाल जैन कह रहे हैं व्हाट आरजेडी वुड डू नाउ। देखिए, आरजेडी अभी स्टिकी विकेट एक कहते हैं कि स्टिकी विकेट पे हैं, डिफेंसिव ग्राउंड पे हैं, चूँकि उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं अगर वो सही हैं तो आरजेडी डजंट रियली हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस। तो आरजेडी के ग्राउंड्स ऑलरेडी कमज़ोर हैं वहाँ पे। तो आरजेडी के लिए ऐसी सूरत में सिवाय सेक्युलरिज्म की दुहाई देने के अलावा इसके पास कुछ नहीं होगा आरजेडी के पास ना। सेक्युलरिज्म की दुहाई किस हद तक होगा, चूँकि जो कास्ट कॉम्बिनेशन है बिहार का, अगर ये सरकार बन जाती है तो अगले 3 साल तक तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि सरकार तो रहेगी, बहुत ही स्टेबल सरकार इनकी रहेगी ना। पॉलिटिक्स में 3 साल का जो वक्फा है पॉलिटिक्स में बहुत ज़बरदस्त होता है। तो 3 साल में अभी भले ही जो नेगेटिव परसेप्शन जो लग रहा है नीतीश कुमार के लिए, वो अगले 3 साल में वो बहुत उनके पास मौका है कि ये इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, कुछ ऐसे काम कर देंगे 3 साल में कि बिहारी इस गलती को भूल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आरजेडी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा खुशखबरी है या कांग्रेस के लिए। कांग्रेस तो वैसे भी मेन पार्टी तो थी ही नहीं, वो तो वैसे भी सेकेंड फिडल ही प्ले कर रही थी 27 सीट के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ होप है आरजेडी के लिए। हाँ, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही डेंजरस पैटर्न है, बट जो रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, आई थिंक नीतीश कुमार एंड बीजेपी दे आर एब्सोल्युटली sort of on the safe ground। नहीं, निश्चित शेट्टी कह रहे हैं व्हाट इफ बीजेपी डिमांड्स इज सीएम। नहीं, वो इसलिए नहीं कर सकते कि बीजेपी के पास जो एमएलएज हैं वो जेडीयू के से बहुत कम है। बीजेपी और अलायंस जितने भी आप मिला लें, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे वो मांझी की पार्टी हो, सबको मिला करके भी
जेडीयू से बहुत कम है। तो उसूलन हमेशा यही होता है कि जिसके पास ज़्यादा एमएलएज होता है वही चीफ मिनिस्टर बनता है। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई इशू भी करेगी उसमें। और ये सारी चीज़ें आपको क्या लगता है कि अभी डिस्कस होगी? ये पहले से डिस्कस हो चुकी है। अब ये सिर्फ फॉर्मल अनाउंसमेंट की अब बारी है, जो हमें प्रेस रिपोर्टर्स को हमें ये बता दिया जाएगा कि ये है। उसके पीछे एक बहुत ही सेक्सी नैरेटिव डालने की कोशिश की जाएगी और फिर सारा मामला फिर बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। ये पॉलिटिकल गुरुजी कह रहे हैं बट बीजेपी अपोज नीतीश एंड मोदी जी अटैक नीतीश ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। बिल्कुल यही मैं कह रहा था, और बहुत ही बिटर कैंपेन था, बहुत ही पर्सनल कैंपेन था। मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए को क्वेश्चन किया था और नीतीश कुमार ने उस डीएनए को इशू बना करके इतना इंडियन पॉलिटिक्स है, यहाँ सब कुछ यूके जैसे कंट्रीज में ज़्यादा माने रखता है, इंडिया में ये सब माने नहीं रखता है। आप देखें आज मोदी जी की कैबिनेट में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले सरकार में मनमोहन सिंह के साथ गवर्नमेंट में थे। तो ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत हद तक एक्सेप्टेबल है। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो ऑर्डिनरी लोग हैं, ये लोग आज इलेक्शन होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन पे अपने अब लव्ड वंस को खोया था। लेकिन क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन के बाद में जाकर के यूपी में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जिता दिया। ये वो लोग थे जिनके कारोबार तबाह हुए थे डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी में, लेकिन नोटबंदी के बाद जाकर के क्या हुआ, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दिया जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए। तो ये सब जो चीज़ें यहाँ मैटर नहीं करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंडियंस हैं वो मैसिकिस्ट होते हैं। इनको जो पेन देता है वो पेन देने वालों के साथ इनको मोहब्बत हो जाती है। वो इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम भी कहते हैं। तो वो हाल है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिविडेंड्स दे रहा है बीजेपी को। और आप देखें कि हर जगह इसकी तूती बोल रही है बीजेपी की, और आने वाले दिनों में भी अगर बीजेपी की तूती बोलने लगे तो यू शुडंट बी सरप्राइज। सो एनीवे, सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जयदीप सिंह यादव कह रहे हैं फॉर मोदी नीतीश लालू अलायंस वाज महागठबंधन, नाउ होलियर देन दाऊ। विशाल जैन कह रहे हैं इज इट गुड फॉर बिहार और नॉट? आई डोंट नो, इट डिपेंड्स, वेरी सब्जेक्टिव। विशाल जी, अगर आपको लगता है कि बिहार में कम्युनल हार्मोनी हो तो ये बहुत ही बुरी खबर है। चूँकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, आपको पता है कि मेरे जैसा लोग भी जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है पुलिस में, पॉलिटिकल सर्किल में, अब मुझे ट्रेन पे सफ़र करने में मुझे भी डर लगने लगा है। इस मरतबा मैं बिहार गया था, मुझे हर वक्त जब मैं रोड पे सफ़र कर रहा था मुझे डर लग रहा था। तो अब जैसे अगर आपको ये लगता है कि कम्युनल हार्मनी मैटर करता है, लोगों की सेफ्टी मैटर करती है, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। अगर बिहार का जो डिवेलपमेंट है माइनस कम्युनल हार्मनी, तो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज अब वो सरकार से ग्रांट आना शुरू हो जाएगा। अगर करप्शन नहीं होगी, अब मीडिया के लिए वो करप्शन इशू रहेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जा करके कुरेदने वाला होगा, ना कोई बिहार पे फोकस रहेगा, अब आराम से काम कर रहा होगा। देखिए, मीडिया के लिए ये सारे स्टेट्स तब तक फोकस के सब्जेक्ट रहते हैं जब तक कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं रहती है। जहाँ बीजेपी की सरकार आ जाती है, मीडिया के लिए ये इशू नहीं रहता है। आप देख लें, उठा करके देख लें, अभी यूपी में पिछले जो पहले 3 महीने की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है योगी की, हमने भी चलाई थी, और यूपी पुलिस की वो रिपोर्ट थी कि रेप के केसेस में और कम्युनल इंसिडेंट्स में, कम्युनल राइट्स के केसेस में, कम्युनल राइट्स में तो 30% राइज हुआ था, और रेप के केसेस में 40% नहीं 100% राइज हुआ था। लेकिन क्या मीडिया के लिए इशू था? नहीं था। ये जो बंदा मरा है आज वो व्यापम के केस में, अगर वो बिहार में होता तो आज बहुत बड़ा इशू होता, जंगल राज डिक्लेयर कर दिया गया होता। अगर लिंचिंग का केस बिहार में हुआ होता तो जंगल राज डिक्लेयर कर गया होता। तो ये प्रायोरिटी की बात है, और ये एक तमाम जो सोची समझी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें ये मीडिया चैनल्स जो होते हैं इनका बड़ा रोल होता है। ये भी उसके सूत्रधार होते हैं, उसके कहते हैं ना कि जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो। तो अब ये बिहार में जैसे सरकार बनेगी, सडनली बिहार विल बिकम अ वेरी उत्तम प्रदेश, बहुत ही सक्सेसफुल प्रॉस्पर स्टेट बन जाएगा। आज तक नहीं था, लेकिन आज सरकार बन जाएगी। आप लिख लीजिए, कल से बिहार इंडिया का सबसे प्रॉस्पर और सबसे गुड गवर्नेंस वाला स्टेट बन जाएगा। आप ये लिख लीजिएगा ये चीज़। चूँकि मैंने जो मीडिया को इतने करीब से देखा है, माफ़ कीजिएगा, मैं कोई 4 चैनल का हेड था मैं, तो मैंने देखा है कि किस तरह से पटकथा लिखी जाती है, किस तरह से स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है, कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, कहाँ से ऑर्डर आता है, इसमें ओनर्स का क्या रोल होता है। फिर वहाँ पे
शर्म वरम और मोरालिटी कोई इशू नहीं रहती है, चूँकि मीडिया वालों को भी पता है कि आप जैसे लोग जो इनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप ही लोग शाम में 9 बजे इनके चैनल को देख रहे होंगे। उनको पता है कि न जनता में स्पाइन है, न जनता में जनता ऐसी ही बिल्कुल ही ये है, वो दिन में तो गाली देगी, रात में उनके चैनल को देखेगी, तो उनकी बिजनेस पे कोई असर होने वाला ही नहीं है। तो वो आराम से ये जो उनका जो स्क्रिप्ट है, उनकी स्क्रिप्ट है, वो सक्सेसफुल हो जाती है और फ्यूचर में भी होगी ये। Vishal ji, yes, it's very horrible and scary. So anyway, so this is what I had to say. This was, I thought like I must come and share with you guys. अनिल कुमार कह रहे हैं what about UPCM? Sorry, ये बहुत जल्दी नीचे जा रहा है. I'm not able to keep track. Normally I could actually hold on to the comments, but आज हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों. अंकुर मोटवानी कह रहे हैं what can save India from BJP having majority? How can India have a strong opposition from here on? देखिए, दो बातें आप कह रहे हैं अंकुर जी. एक तो है कि हाउ कैन यू स्टॉप बीजेपी. आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी विनिंग ऑन द इलेक्शंस, बिकॉज हु एम आई. बीजेपी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. इफ पीपल वोट फॉर बीजेपी, बाय ऑल मीन्स बीजेपी शुड कम टू पावर. माई प्रॉब्लम इज, एंड आई कम बैक टू ऑपोजिशन, माई प्रॉब्लम इज द नैरेटिव दैट द मीडिया बिल्ड्स इन फेवर ऑफ one political party, and right now it happens to be the BJP, which is utterly unethical. बिल्कुल unethical है. आप लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो आप नहीं होने देते हैं. कि आप देखिए, ये मीडिया का ये कब से काम हो गया कि आपका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा होगा, आप ऑपोजिशन को हाउंड करेंगे, आप सिर्फ जाकर के जनता को हाउंड करेंगे. जनता का वॉइस होना चाहिए था मीडिया को, वो जनता को हाउंड करने लगी है. और जहाँ तक ऑपोजिशन की बात है, तो आई रियली डोंट हैव बिग होप फॉर एज लॉन्ग एज राहुल गांधी. आई वॉज द फर्स्ट वन हु हैज सेड कि राहुल गांधी इज अ गुड थिंग, और लोगों ने गालियां दी थी जब मैंने 3 साल पहले ट्वीट किया था. लेकिन इनके सारे लोगों से मिलने के बाद और इनके बहुत करीबी लोगों से मैंने बात की है, सब कुछ किया, अभी लगता है कि ही इज होपलेस. और एज लॉन्ग एज राहुल गांधी इज देयर, or Rahul Gandhi is surrounded by the support, advisors that he has, there is absolutely no hope for India. And therefore I say that BJP, अगर यही हाल रहा तो 2019 में बीजेपी को दोबारा आने से कोई रोक नहीं सकता है. Whether it's a good or bad thing, who am I to say that? बीजेपी को मैं तब तक क्रिटिसाइज करता हूं जब एक मासूम इंसान की जान जा रही होती है मजहब की बुनियाद पे, तो मुझे बीजेपी से प्रॉब्लम होता है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं इसको रोकते हैं. अदर देन दैट, it doesn't matter to me which party governs the country or governs the state. As long as they are doing, they are working in the interest of the people, I have absolutely no problem. Let me make it absolutely clear. I may have ideological differences. I don't agree. I mean, it's not a secret. It's not a top secret कि मुझे बीजेपी की ideology से मुझे I don't like it. But having said that, I cannot stop BJP from contesting the election, or I cannot stop Rahul Gandhi from being the president of the Congress party. Who am I? As long as they are delivering the promises that they make to the common people when they are contesting elections, I as a journalist have absolutely no issue. Now when they don't, this is my job as a journalist to hold them to account. Now other channels, they don't do that just because they happen to be the lapdogs. I am not a lapdog, so I will question politicians. Today it's BJP in power. Tomorrow, if it's a Congress party or Aam Aadmi party or CPI or Trinamool or JDU or anybody else, I will continuously be holding those politicians to account. Make no mistake about it. Absolutely no mistake about it. So do not. Right now it happens to be BJP, so therefore the spotlight will be on the BJP. विशाल जान जी, थैंक यू वेरी मच. रशीद लतीफ़ कह रहे हैं, यस रशीद लतीफ़, मैंने ये ब्रेक डाउन मैंने दे दिया है. और सर, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिल्ली, इज केजरीवाल नेक्स्ट? देखिए, केजरीवाल पे तो ऑलरेडी स्पॉटलाइट रहा है बहुत दिनों से, उसमें केजरीवाल ने खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट किया. नाउ केजरीवाल हैज़ बिकम अ चेंज्ड मैन. ही इज़ नॉट इंडल्जिंग इन काइंड ऑफ aggressive politics. He's focusing on, silently focusing on door-to-door connect with people, trying to deliver the promises that he had made. I hope it works for him. और ओनली टाइम विल टेल कि ये बहुत ज़्यादा देर तो नहीं होगी उनके लिए, ओनली टाइम विल टेल. लेकिन कम से कम एक चीज़ के लिए आप उनको अपलॉड करना होगा कि नाउ ही हैज़ रियलाइज एंड ही हैज़ बिकम वेरी मेलो and he is focusing. Every day I think, I see from the newspaper reports that he is on the ground, he is meeting people. So I hope that works for him, but only time will tell. Only time will tell. In the first 2 years, I think he has damaged, he has caused a lot of damage. I still have my reservations about the advisors that he has surrounded himself by.
just like Rahul Gandhi. But then, you know, that's his decision, and only time will tell whether it pays the, you know, rich dividends to him. Anyway, so that was it. I hope you know, I have answered all your questions. और अब यह है कि ये काफ़ी ड्रामा शुरू हो रहा है, तो हमारा आपके साथ इंटरेक्शन बना रहेगा. And I will try. I'm not here. I'm in Chennai tomorrow, in all likelihood. So, but I'll try and kind of, you know, if the situation remains still as interesting as it is today, then I will try and join you guys from Chennai. So anyway, you keep an eye on what is happening. It's going to be very, very interesting, you know, hours going forward. And you know, same, just like you, I'll also be keeping an eye and you know, bringing my analysis and my reports, you know, on Janata Ka Reporter for you guys. So till then, take care. Good night.